नमस्कार, मानस मिश्रा और न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कपिल सिब्बल का नाम भारतीय न्याय व्यवस्था में एक ऐसे वकील के रूप में लिया जाता है जो बार बार बड़े वित्तीय घोटाले और जांच एजेंसियों के मामले में आरोपी पक्ष की पैरवी करते नजर आते हैं। यह कोई संयोग नहीं लगता कि जब भी करोड़ों अरबों रुपए के अवैध लेन देन, मनी लॉन्ड्रिंग या सरकारी तंत्र की कथित कमजोरियों से जुड़े मामलों को सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं, तो सिब्बल ही उसमें दलीलें देते सुनाई पड़ते हैं। हालिया झारखंड विधानसभा नियुक्तियों के मामले में भी यही पैटर्न दिखता है, जहां सिब्बल ने केंद्रीय जांच ब्यूरो यानी सीबीआई को राजनीतिक हथियार के रूप में पेश किया और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए उनकी याचिका खारिज कर दी। यह घटना न केवल सिब्बल की पैरवी की शैली को उजागर करती है, बल्कि यह सवाल भी खड़ा करती है कि क्या बड़े घोटाले में आरोपी पक्ष हमेशा एक ही वकील को की ओर क्यों मुड़ता है। आइए तथ्यों, अदालती रिकॉर्ड्स के आधार पर इस पैटर्न को समझते हैं, जहां सिब्बल की भूमिका बार बार जांच एजेंसियों जैसे प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई को रोके रखने में नजर आती है। झारखंड मामले में बात करें तो 14 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट की बेंच, जिसकी अगुवाई कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ने सीबीआई की उस याचिका को खारिज कर दिया था जिसमें झारखंड विधानसभा सचिवालय में कथित अनियमितता, नियुक्तियों और पदोन्नतियों की जांच की मांग की गई थी। यह मामला झारखंड हाईकोर्ट ने के 23 सितंबर 2024 के फैसले से उपजा था, जहां हाई कोर्ट ने सीबीआई को जांच सौंपने का आदेश दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान सिब्बल, जो झारखंड विधानसभा सचिवालय की ओर से पेश हुए, ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा, यह चौंकाने वाली बात है कि जब मामले सामने आते हैं तो सीबीआई पहले ही अदालत में पेश हो जाती है। सिब्बल ने पश्चिम बंगाल के कई मामलों का हवाला देते हुए दावा किया कि सीबीआई का यह रवैया राजनीतिक लड़ाई का हिस्सा है, जहां जांच एजेंसी को विपक्षी दलों के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सिब्बल की तर्कों पर सीबीआई को लताड़ा, आप अपनी राजनीतिक लड़ाई के लिए मशीनरी का इस्तेमाल क्यों करते हैं। ये सब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के हैं। उन्होंने कहा, हमने आपको कई बार बताया है कि यह टिप्पणी न केवल सीबीआई की स्वायत्तता पर सवाल उठाती है, बल्कि सुप्रीम कोर्ट की उस प्रवृत्ति को भी रेखांकित करती है जहां राजनीतिक संदर्भों को जांच के दायरे में लाकर आरोपी पक्ष को भी राहत दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि इसमें कोई प्राथमिकी या संज्ञेय अपराध नहीं है, जो सिब्बल की दलील का सीधा समर्थन था। यह घटना सिब्बल की रणनीति का एक स्पष्ट उदाहरण है। वे जांच एजेंसियों को राजनीतिकरण का आरोप लगाकर समय हासिल करते हैं और अदालतें अक्सर इस तर्क को स्वीकार कर लेती हैं। यह पैटर्न नया नहीं है। सिब्बल का नाम बड़े वित्तीय घोटालों से जुड़े मामलों में बार बार उभरता है, खासकर जहां अवैध धन के लेन देन की जांच ईडी या सीबीआई द्वारा की जा रही है। तमिलनाडु का टेस्मैक का घोटाला, जहां तमिलनाडु स्टेट मार्केटिंग कॉर्पोरेशन शराब घोटाले को ले ले, जो 1000 करोड़ रुपए से अधिक का कथित घोटाला है। इस मामले में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 14 अक्टूबर 2025 को ईडी की जांच पर स्टे लगा दिया। सिब्बल, जो इसमें टेस्मैक की ओर से पेश हुए थे, ने दलील दी कि राज्य सतर्कता विभाग ने पहले ही 47 एफआईआर दर्ज कर ली और ईडी का हस्तक्षेप संघीय ढांचे का उल्लंघन है। सिब्बल ने कहा कि सरकार की कंपनी को कैसे आरोपी बनाया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दलीलें स्वीकार करते हुए ईडी से सवाल किया, संघवाद क्या होगा। यह स्टे ईडी की जांच को रोक देता है, जबकि राज्य स्तर पर कार्रवाई जारी रहती है। यह एक ऐसा पैटर्न जो सिब्बल की पैरवी में बार बार देखा गया है। टेस्मैक मामले में ईडी ने सरकारी कार्यालयों पर छापे मारे थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने जांच के सालों पीछे ढकेल दिया। सवाल यह है, क्या यह एक संयोग है कि 1000 करोड़ के इस घोटाले में सिब्बल ही सामने आए, या फिर सबसे बड़े पैसे वाले मामलों में ही उनकी विशेषज्ञता का फायदा उठाया जाता है। सिब्बल की भूमिका को समझने के लिए 2G स्पेक्ट्रम घोटाले पर नजर डालें, जो भारतीय राजनीति का सबसे बड़ा वित्तीय कांड माना जाता है। 2010 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी सीएजी ने इस घोटाले में 1.76 लाख करोड़ रुपए का नुकसान का अनुमान लगाया था।
तत्कालीन संचार मंत्री कपिल सिब्बल, जो खुद कांग्रेस नेता थे, ने इसे जीरो लॉस करार दिया। बाद में जब मामला अदालत पहुंचा तो सिब्बल ने आरोपी पक्ष की पैरवी की। 21 दिसंबर 2017 को विशेष सीबीआई अदालत ने सभी आरोपियों को, जिसमें पूर्व मंत्री ए राजा और जो कनिमोझी शामिल थे, को बरी कर दिया गया। सिब्बल ने फैसले के बाद कहा, यह फैसला हमारी स्थिति को सही ठहराता है। कोई घोटाला था ही नहीं, कोई अपराध हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने भी अपील में हस्तक्षेप न करते हुए ट्रायल कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा। यह एक ऐसा मामला था जहां अवैध स्पेक्ट्रम आवंटन के आरोप थे, लेकिन सिब्बल की दलीलें, जैसे कि प्रक्रिया को कोई जानबूझकर गड़बड़ी नहीं, ने आरोपी को बचा लिया। आलोचकों का कहना है कि सिब्बल की दोहरी भूमिका, राजनेता के रूप में घोटाले का बचाव और वकील के रूप में पैरवी ने जांच को कमजोर किया। इसी तरह कोयला घोटाले में कोलगेट में भी सिब्बल की भूमिका उल्लेखनीय रही। 2012 में सीएजी ने इस घोटाले में 1.86 लाख करोड़ रुपए के नुकसान का आकलन किया। सिब्बल, जो तत्कालीन मानव संसाधन विकास मंत्री थे, ने भी इसे खारिज किया और अदालत में दलील दी कि कोई वास्तविक नुकसान हुआ ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में कोयला ब्लॉकों के आवंटन रद्द कर दिए, लेकिन बाद में सुनवाई में सिब्बल की पैरवी ने कई आरोपियों को राहत दिलाई। उन्होंने तर्क दिया कि सरकारी नीतियों में दोष के बजाय निजी लाभ का कोई प्रमाण वहां पर नहीं मिलता है। यह घोटाला अवैध कोयला खनन और आवंटन से जुड़ा था, जहां बड़े औद्योगिक घरानों का हाथ है। सिब्बल की दलील सुप्रीम कोर्ट में स्वीकार्य रही, जिससे कई मामलों में जांच रुकी। नेशनल हेराल्ड मामले में सिब्बल का रोल भी और स्पष्ट है। इस मामले में कांग्रेस नेताओं में, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी, पर आरोप है कि उन्होंने पार्टी की संपत्तियों का दुरुपयोग किया, जो मनी लॉन्ड्रिंग का रूप ले सकता है। ईडी ने जांच शुरू की, लेकिन सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में दलील दी कि यह राजनीतिक प्रतिशोध है। 13 अप्रैल 2025 को सिब्बल ने कहा, सरकार जो है जांच एजेंसियों के विपक्ष को लकवाग्रस्त करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए और मामला लंबित रह गया। यह पैटर्न दिखाता है कि सिब्बल बड़े पैसे वाले राजनीतिक मामलों में आरोपी को बचाने के लिए संघीय ढांचे का और राजनीतिकरण का हवाला देते हैं। और अब बात फोरम शॉपिंग की, जिसे पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ ने भारत की अदालतों में एक गंभीर समस्या बताया। फोरम शॉपिंग का मतलब कि वकील या पक्षकार जानबूझकर ऐसे बेंच चुनते हैं जो उनके पक्ष में फैसला दे सके। चंद्रचूड़ ने 2023 से 2024 में कई मौकों पर इसकी आलोचना भी की है। विशेष रूप में उमर खालिद के बेल को लेकर के मामले में सिब्बल की भूमिका पर डीवाई चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की थी। खालिद पर दिल्ली दंगों के सिलसिले में यूएपीए के तहत मुकदमा चल रहा था। सिब्बल ने बेल याचिका दायर की, लेकिन सुनवाई में बार बार स्थगन मांगा और बेंच अदालत बदलने की कोशिशें की। फरवरी 2025 में चंद्रचूड़ ने एक इंटरव्यू में कहा कि यह फोरम शॉपिंग का स्पष्ट उदाहरण था, जहां वकील बेंच हंटिंग करते हैं। उन्होंने कहा, मैं फोरम शॉपिंग की अनुमति नहीं दूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने सिब्बल की याचिका खारिज कर दिया, लेकिन यह घटना सवाल खड़ी करती है कि क्या सिब्बल बड़े पैमाने में ऐसे राजनीति अपनाते हैं। चंद्रचूड़ ने सामान्य रूप से कहा कि भारत की अदालतों में यह समस्या बढ़ रही है और वकीलों को बेंच चुनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। सिब्बल का नाम उमर खालिद केस में फोरम शॉपिंग के संदर्भ में कई रिपोर्ट्स में आया, जहां उन्होंने याचिका वापस ले ली जब चंद्रचूड़ ने इसे अस्वीकार किया। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका को देखें तो यह स्पष्ट है कि कई फैसलों में सिब्बल की दलीलें स्वीकार की गई, लेकिन यह न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है। फिर भी जब बड़े घोटाले में बार बार राहत मिलती है तो सवाल उठता है, क्या अदालतें राजनीतिक दबावों को भी ध्यान में रखती हैं? उदाहरण के लिए पश्चिम बंगाल के नगर निगम घोटाले में सिब्बल ने राज्य सरकार की ओर से दलील दी कि हाईकोर्ट ने गलती से सीबीआई की जांच सौंपी। सुप्रीम कोर्ट ने 21 अगस्त 2023 को राज्य की याचिका खारिज कर दी, लेकिन सिब्बल के तर्कों ने जांच को और जटिल बना दिया। सिब्बल ने इन मामलों में दलील की कि जांच राजनीतिक है। एक और उदाहरण इलेक्टोरल बॉन्ड्स की बात करें तो सिब्बल ने इसे बहुत बड़ा घोटाला कहा था और विशेष जांच टीम यानी एसआईटी की मांग की थी। लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने
2024 में बॉन्ड्स को असंवैधानिक घोषित किया तो सिब्बल की पैरवी ने जांच को प्रभावित किया। यह पैटर्न दिखाता है कि सिब्बल अवैध फंडिंग के मामले में आरोपी पक्ष को मजबूत तक देते रहे। शारदा चिट फंड घोटाले में भी सिब्बल ने ही पश्चिम बंगाल के आरोपियों को पैरवी की थी, जहां हजारों करोड़ का चिट फंड स्कैम था। उन्हें सीबीआई की जांच पर सवाल उठाए। किंगफिशर एयरलाइंस केस में विजय माल्या की पैरवी करते हुए सिब्बल ने दलील दी थी कि बैंकिंग नियमों में खामी थी। सुप्रीम कोर्ट ने माल्या के प्रत्यर्पण को मंजूरी दी थी, लेकिन सिब्बल की दलील ने समय दिया। आरजी कर अगर डॉक्टर रेप केस में सिब्बल के सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा लगाई और उन्होंने कहा 20 वकीलों की टीम ने 7 दलील दी और कोर्ट ने कहा यह अत्यधिक है। यह दिखाता है कि सिब्बल की रणनीति हमेशा सफल नहीं होती, लेकिन बड़े घोटालों में उनकी मौजूदगी पैटर्न है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में एक ऐसी प्रवृत्ति दिखती है, जब सिब्बल पेश होते हैं तो अदालतें अक्सर राजनीतिक आयामों को प्राथमिकता देती हैं। टैस्मैक में भी यह तमिलनाडु का केस था। संघवाद का क्या? यह सवाल उसी का उदाहरण है। झारखंड में सीबीआई को राजनीतिक लड़ाई का हथियार कहा गया। यह न्यायिक संतुलन का सवाल है, लेकिन तथ्य बताते हैं कि सिब्बल की दलीलें जांच को रोकती थी। अगर बात करें इसमें डेमोक्रेटाइज्ड करेंसी नोट्स की कथित लॉन्डिंग में सिब्बल ने आरोप लगाया कि बीजेपी नेता इसमें शामिल है। यह उनकी रणनीति का हिस्सा लगता है, आरोप लगाकर बचाव करना। आर्टिकल 370 में भी सिब्बल ने ही दलील दी, लेकिन यह राजनीतिक था। राम मंदिर केस में भी हिंदू पक्ष के खिलाफ थे, वो थे कपिल सिब्बल। वक्फ एक्ट की बात करें तो सिब्बल ने मुस्लिम पक्ष की पैरवी की। ये मामले दिखाते हैं कि सिब्बल विवादास्पद मुद्दों में सक्रिय रहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 2014 में एन श्रीनिवास के बीसीसीआई मामले में सिब्बल के संघर्ष के हित में दिखाने को कहा। यह उनकी भूमिका को ओवरलैप के उजागर करता है। पश्चिम बंगाल की सीबीआई सहमति वापसी में सिब्बल ने दलील दी थी, कोर्ट ने खारिज कर दिया, लेकिन देरी हुई। उमर खालिद केस में भी चंद्रचूड़ ने फोरम शॉपिंग रोकी। ये तथ्य बताते हैं कि सिब्बल बड़े घोटालों में केंद्रीय हैं और सुप्रीम कोर्ट के फैसले अक्सर उनकी दलीलों से प्रभावित होते हैं। यह न्याय व्यवस्था के लिए चिंता का विषय है कि जांच एजेंसियां कमजोर पड़ती हैं, लेकिन न्यायिक मर्यादा में कहें तो अदालतें संतुलन बनाए रखने की कोशिश करती हैं। हालांकि इसका पैटर्न चिंताजनक है। आप सभी सोचिएगा जरूर, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। बने रहिए न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।